नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूँ इकरा नदीम। अस्सलामुअलैकुम। वीडियो की जानिब जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपके इस अमल से हमारी हौसला अफजाई यकीनी होगी। शुक्रिया। आज की हमारी कहानी का उन्वान है दोबारा जिंदगी मिली। तो आइए चलते हैं कहानी की जानिब। मैं बचपन में यतीम हो गई। मैं 8 वर्ष की थी। अब्बू की कार हादसे का शिकार हो गई। हम एक शादी में लाहौर जा रहे थे कि ये सान्या पेश आया। अम्मी, अब्बू, ड्राइवर और भैया जाए हादसे पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि पिछली नशिस्त पर अम्मी के साथ बैठी थी। यूं मौजजाना बच्ची को मुझको हल्की सी खराशे भी न आई। ये हादसा एक बड़े ट्रक के साथ हुआ। हमारा ड्राइवर निहायत उम्दा गाड़ी चलाता था। इसका नाम उमर था और ये शख्स पिछले 15 वर्षों से हमारे यहाँ मुलाजिम था। होनी हो जाती है कि तकदीर में यही था। मुझको चचा जान अपने घर ले आए। अब मेरा इनके सिवा कोई वारस ना था। चच्ची अच्छी नेक खातून थी, मुझको अपना लिया। दोनों ने माँ बाप जैसा प्यार दिया। कुछ दिन स्कूल न गई, फिर चच्ची ने समझा बुझाकर पढ़ने भेजा और मैं स्कूल जाने लगी। मैं खासी समझदार थी। वालिदैन की कमी शिद्दत से महसूस होती थी, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं करती थी। अंदर अंदर घुटती थी और रोती भी थी। मेरी सूरत अच्छी थी, आदात भी नेक थी। चच्ची ने मुझको बहू बनाने का इरादा किया और फिर चचा से मशवरा करने के बाद अपने बेटे वसीम से मंगनी कर दी। जब मेरी मंगनी की गई, मैं 14 वर्ष की थी और मैट्रिक में पढ़ रही थी। चचा चच्ची का ख्याल था कि वसीम तालीम मुकम्मल कर ले, फिर दोनों की शादी कर देंगे। कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। सो वसीम ने मुझको दरख्वार अपना नहीं जाना। वो मुझसे दोस्ताना रवैया रखता था, मगर मुस्तकबिल के ख्वाब इसने मेरे साथ नहीं देखे। वो अपनी हर बात बताता और मैं भी दिल के कानों से सुनती। इसको मशवरे भी देती थी। जब भी कोई मसला दरपेश होता, वो आकर मुझको बताता। फिर पूछता, किरण बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं कहती है ऐसे करो, ये मसला इस तरह हल होगा। तो वो मेरे कहने पर अक्सर अमल करता और एतराफ़ करता कि किरण तुम वाकई ही अक्लमंद हो, बहुत अच्छी दोस्त हो। अगर तुम न होती तो जाने मैं क्या कर डालता। इसके मसले कुछ इस किस्म के होते थे कि कभी दोस्त रूठ जाता, अब वो इसको कैसे मनाए। ये एक बड़ा मसला होता इसके लिए। या फिर इसको पिकनिक पर जाना होता तो अब्बू से कैसे इजाज़त ली जाए। मैं कहती चची जान को मैं राज़ी करती हूँ, वो खुद चचा जान से बात कर लेंगे। वसीम एक सादा दिल लड़का था, बहुत जल्द हर एक की बातों में आ जाता था। इसी खामी ने बाद में इसे मुश्किलात में डाला और इसके साथ मैं भी मुश्किलात का शिकार हो गई। हमारी मुश्किलात का आगाज इस वक्त हुआ जब हमारे साथ वाले घर में नए लोग आ गए। ये मकान चचा जान का था, बल्कि हकीकत क्यों न बता दूं कि वालिद साहब का था। इनकी वफात के बाद मेरे चचा के दफ्तर इसमें आ गया। कुछ अरसा ताला रहा। चचा ने सोचा बंद पड़े रहने से अमानत खराब हो जाती है, क्यों न इसको किराए पर उठा दिया जाए। इन्होंने सामान को अपने घर शिफ्ट कर दिया और मकान किराए पर उठा दिया। ये चूंकि हमारा किराएदार थे, लिहाजा पहले रोज खाना चची जान ने भिजवाया ताकि घर की सेटिंग वगैरह कर ले। अगले दिन आंटी बहार और उनकी बेटी तारा मिलने आए। इसी वक्त वसीम घर पर नहीं था। आंटी खुश दिली से मिली और तारा मुझसे घुल मिल गई। ये गर्मियों के दिन थे। रात को सलीम छत पर सोता था। इस रोज भी वो रात को छत पर सोने चला गया और सुबह सवेरे जब बेदार हुआ तो इसने ऊपर से झांका। साथ वाले घर के सहन में इसे तारा नजर आई और वो इसको देखता ही रह गया। इतने में तारा ने भी इसे देखा और इसको महवियत पर खिलखिला कर हंस दी। तारा का हंसना गजब हो गया। वसीम की तो बातचीत खुल गई। वो दौड़ता हुए नीचे आया। मैं चाय बनाने किचन की तरफ जा रही थी, क्योंकि क्योंकि चचा जान सुबह सवेरे सबसे पहले एक कप चाय तलब करते थे। खुदा खैर करे, वसीम क्यों आज सुबह तड़के खुश खुश इधर को भागा आ रहा है। जरूर कोई मसला है। अभी ये सोचा ही था कि वो आते ही किचन में बड़ी कुर्सी पर धड़म से गिरा। क्या हुआ, मैंने हैरत से पूछा। किरण जी क्या बताऊं क्या नहीं हुआ। वो जो साथ वाले घर में लोग आए हैं ना,
तुम जानती हो? हाँ हाँ जानती हूँ, लोग आ गए हैं। तो कैसे हैं वो? अच्छे हैं। क्यों, तुम क्यों इतनी कुरेद कर रहे हो? इनकी लड़की है, वो सेहत में खड़ी थी, मैंने वैसे ही झांका। मुझे खबर तो थी कि मकान किराए पर उठ गया है। अच्छा, फिर चाय की केतली उतारते हुए मैंने पूछा। ये कि वो मुझे देखकर हंसने लगी। किरण, वो क्यों हंसती है मुझे देखकर? इसलिए कि इसे तुम्हारे सर पर सींग नजर आए होंगे। वसीम ने अपने सर पर हाथ फेरा। क्या सुबह सुबह सर पर सींग आ जाते हैं? फिर खुद ही अपनी हिमाकत पर हंसने लगा। कितनी क्यों मजाक करती हो सुबह सुबह? और तुम भी तो आ गए फजूल सा मसला लेकर सुबह सुबह। इसके बाद हम दोनों की हंसी छूट गई। हम खूब हंसते रहे। बात मामूली सी थी, आई गई हो गई। बात लेकिन मामूली नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन बाद ही वसीम की मुलाकात तारा से हो गई। वो इसे घर के दरवाजे पर खड़ी मिली। वसीम ने सलाम किया, इसने जवाब दिया। फिर दोनों में बातचीत हो गई और वसीम साथ फूले नहीं समा रहे थे। दौड़ते हुए मेरी जानिब आए। किरण किरण की आवाजें लगाने लगा। कहाँ हो? फिर वो मेरे कमरे में आ गया। सुनो किरण, वो साथ वाली है ना? वो वसीम हकलाने लगा। अरे वही ना, तारा। हाँ हाँ, तारा ही नाम है ना? वो तुम्हें कैसी लगती है? कैसी लगती है का क्या मतलब? शक्लन और आदतन? मैंने उल्टा सवाल कर दिया। अरे भाई, आदत का किसको क्या पता? मैं तो शक्लो सूरत से पूछ रहा हूँ। शक्ल सूरत से कुछ ज्यादा ही अच्छी है। क्यों, क्या दोस्ती का इरादा है? इस पर थोड़ा सा झरेब किया। भाई तुम कर लो ना दोस्ती इससे। मेरी दोस्ती तो हो चुकी है, अब कितनी और दोस्ती करूं? तुम अपनी बात करो। दोस्त किरण, तुम्हारी मेरी दोस्ती है ना? तो तुम ही मेरी तारा से दोस्ती करवाओ। इस फरमाइश पर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। तो क्या ये भूल गया है कि मैं इसकी मंगेतर भी हूँ? क्या कोई लड़का अपनी मंगेतर से ऐसी बात कहता होगा? दिल के अंदर ही इस सवाल को दबाकर मैंने बज़ाहिर वसीम को शौक में दिलचस्पी ली और कहा, कब करवाऊं दोस्ती? बहुत जल्द, वो बोला। मेरा दिल बड़ा बेचैन है। अच्छा ठीक है, अब जब वो आएगी तो बात करवाऊंगी। मैंने टाला, क्योंकि इस वक्त चचा जान को चाय भी देनी थी। अगले दिन वो अपने कमरे में बैठा था कि मैंने कहा, वसीम तुम अभी बैठे हो? ट्यूशन का वक्त हो गया है। कहने लगा, आज मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? इस सवाल पर वो चुप हो रहा। वसीम, जाओ वरना चचा जान नाराज हो जाएंगे। तब कहा, आज तारा आएगी, वो आएगी तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम पढ़ने जाओ। किरण, मुझको इस बात से बात करनी है। कल वो जा रही थी गली में तो मैं नजदीक जाकर कहा कि कल शाम को आना, किरण बुला रही है। वो बोली, अच्छा आ जाऊंगी, अब मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। हैरत है वसीम, तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम्हें क्या हो गया है आखिर? चलो उठो, ट्यूशन जाओ वरना तुम्हारे इम्तिहान नजदीक है। ऐसे रोज रोज नागे मत किया करो। मैंने इसको समझाया कि ऐसे चक्रों में नहीं पड़ते, इससे मुस्तकबिल खराब हो जाता है, मगर वो कब मेरी सुनने वाला था। इसके सर में तो सौदा समा चुका था। मैं समझ रही थी कि लड़के ऐसे ही शौकिया करते हैं, नहीं जानती कि वो वाकई तारा के बारे में संजीदा है और मर्ज़ इश्क का हमला इस पर हो चुका है। इसी शाम को तारा आ गई। वो सीधी मेरी जानिब आई और बातें करने लगी, मगर बार बार इसकी निगाहें इधर उधर भटक रही थी। वो वसीम को तलाश कर रही थी। तारा की आवाज़ सुनी तो थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आ गया। मुझे कहा, किरण जी चाय तो बनाइए। मैं चाय बनाने किचन में चली गई और ये दोनों आपस में बातें करने लगे। चाय मैंने लाकर दोनों की दी। वो बातों में मगन रहे। मेरा भी उनको ख्याल नहीं आया कि वहाँ कोई और मौजूद है। मेरा दिल परेशान था, क्योंकि मेरा वसीम से जो रिश्ता था, इसके नाते ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ताहम बर्दाश्त करने के सिवा कोई चारा ना था। क्या करती, क्या लड़ना झगड़ना शुरू कर देती। जब किरण चली गई तो मैंने मुंह फुला लिया। वसीम मुझसे इसकी बातें करने लगा। मैंने जवाब ना दिया तो कहा, छोड़ो ना यार, तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम्हारे साथ किससे दिल की बातें करूं? और तुमने मुंह फुला लिया बिला वजह। इस बिला वजह का भी जवाब नहीं था मेरे पास। ये सब कुछ बिला वजह तो ना था, इसके नजदीक ये बिला वजह था। कहने लगा, किरण तुम तो बहुत ही तंग दिल हो। अरे यार, जब लड़की खुद कहती है कि मिलो तो फिर मिलने में क्या हर्ज है? मैंने हार मान ली और कहा, अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। कल को चाचा जान को पता चला तो मेरे पास कोई मसला लेकर मत आना।
और खुद ही निपट लेना। जतला रही हो तुमको। दूसरे दिन भी वो ट्यूशन ना गया। तारा से मिलने गया और आकर उससे बातें करता रहा। मैं दिल पर पत्थर रखकर सब्र के साथ सुनती रही। वो कह रहा था कि कितनी अच्छी है। वो क्या बताऊं, बहुत अच्छी बातें करती है, इसको बड़े आला शेर याद है, बड़ी पढ़ाकू है। मैंने कहा वसीम, इसकी बातों पर गौर न किया करो, बल्कि अपनी किताबों को गौर से पढ़ो, तुमने इम्तिहान भी देना है। वो मगर इसकी बातें करता रहा। मैं बोर हो चुकी थी, दिल जल रहा था, मगर लबों पर मुहर थी। तभी वसीम ने शिकवा किया, तुम सुन नहीं रही हो दोस्त, क्या मैं ऐसे ही बक्के जा रहा हूँ? सुनो वसीम, जाओ और जाकर अपना काम करो, क्योंकि मेरे पास ऐसी बातों के लिए वक्त नहीं है। ये फजूल बातें हैं, इम्तिहान सर पर है, तुम इन चक्करों में ना पड़ो, वरना फेल हो जाओगे। याद रखना, फिर तुम्हारे वालिद साहब जो तुम्हारा हशर करेंगे, तुम्हें अम्मी भी नहीं बचा सकेंगी। मैंने एक और बार उसे समझाने की कोशिश की, वो मुझसे लड़ पड़ा। दूसरे रोज जब कॉलेज में मेरा आमना सामना हुआ, तो वो मुझसे बात नहीं की, बल्कि आवारा लड़कों के साथ बाहर चला गया। इसका तारा से राब्ता न सिर्फ बरकरार रहा, बल्कि और गहरा होता गया। वही हुआ जिसका डर था, इम्तिहान सर पर आ गए। वो 3 पर्चों में बामुश्किल कामयाब हो सका, बीए फाइनल में रह गया। चचा जान निहायत गुस्से में थे कि उनका बेटा फेल क्यों कर हुआ, लेकिन मैं जानती थी कि वो किस वजह से नाकाम हुआ। इसने तारा के साथ काफी वक्त बर्बाद किया था। सारा वक्त दोनों बाहर घूमते थे। अब तो वो मुझसे भी इसकी कम बातें करता था, क्योंकि मेरी नागवारी इसके ने जान ली थी। कई बार वो तारा की वजह से मुझसे लड़ा झगड़ा। कहता था कि तुम मुझसे जलती हो, मुझे खुश नहीं देख सकती, तुम मेरी दोस्त नहीं दुश्मन हो। और मैं क्या कहती, मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो कोई घर नहीं था इस पनाहगाह के सिवा। लेकिन वो धमकियां देता था कि अगर मुझसे किसी किस्म की तुमने बात पर्स की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये मैं हरगिज ना चाहती थी कि मेरी वजह से वो घर छोड़कर चला जाए, क्योंकि ये घर उसका था, उसके बाप का था। मेरा घर तो वो था जहाँ के मकीन मेरे माँ बाप ही इस दुनिया में नहीं रहे थे। जब चचा जान ने फेल होने पर इसकी पिटाई लगाई, तो कई दिन वो किसी से ना बोला। घर वालों से दुआ सलाम कलाम सब बंद कर दिया। कॉलेज जाना भी खत्म हो गया। वो गली के आवारा लड़कों के साथ दोस्ती कर बैठा था। वो गलत लड़कों में उठने बैठने लगा, सिगरेट नशा करने लगा। जब मैंने इसकी ये हालत देखी तो दिल खून के आंसू होता था। मैं इससे बात करती तो वो मुझसे बात भी नहीं करता था। मैं अपने वसीम को ऐसे तबाह नहीं होना देख सकती थी। तभी सोचा कि मैं तारा से जाकर मिलूंगी और इससे कहूंगी कि वही वसीम को समझाए। दिल जिसको शिद्दत से चाहता है, आदमी उसकी तबाही नहीं देख सकता। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मैं वसीम को दिल से चाहती थी, इसलिए तारा से मिली और इसको कहा कि अगर तुम वसीम से लगाव रखती हो तो इसको रोको कि वो आवारा लड़कों की सोबत छोड़ दे। तुम ही इसे समझाओ, वो दोबारा भी ये की तैयारी करे और पढ़ाई शुरू कर दे। वो बोली, मैं जरूर समझाऊंगी। मैंने चची जान से भी बात की कि आप वसीम की शादी तारा से करा दें। अगर वो ये चाहता है तो यही सही, कम से कम वो तबाह होने से तो बच जाएगा, इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। मैंने कहा, चची जान आप मेरी फिक्र मत करें, बल्कि चचा जान से मेरी बात करें। अगर वो किसी की बात नहीं सुनते, इनको मेरी फिक्र है, तो मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। लेकिन मैं वसीम को बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैं खुद हालात को देख लूंगी, तुम परेशान मत हो। चची जान ने यह कहकर मुझे चुप करवा दिया। ये बड़े अजियत भरे और घुटन दिन थे। जिस लड़के के साथ बड़ों ने मेरी तकदीर वाबस्ता कर दी थी, वो अपने हवासों में नहीं रहा। वो किसी और लड़की के ख्यालों में गिरफ्तार, अपना वक्त और मेरी जिंदगी का जाया होने का सबब बन रहा था। खुदा से यही दुआ करती थी कि ए मालिक, तू भी इस मुश्किल काम का कोई अच्छा सा हल निकाल दे। अब वसीम को बचाना और काबू करना मेरे बस की बात नहीं रही थी। मैं सिर्फ इसको सुधारने की दुआ कर सकती थी। ए काश कोई मुआवजा हो जाए और इसका दिल तारा से फिर जाए। एक दिन मैं मुलाजमा के साथ किसी काम से मार्केट गई, तो वापसी पर मेरी नजर तारा पर पड़ी, जो किसी लड़के के साथ एक कॉर्नर पर आइसक्रीम खा रही थी। दोनों बहुत करीब खड़े थे, जिससे उनका ताल्लुक वाज़िया हो रहा था। इत्तेफाक से मैंने इस लड़के को पहचान लिया। ये वसीम के एक दोस्त इशफाक का दोस्त था और एक आध बात हमारे घर भी आया था। इसका नाम मुज्तबा था। मैं सामने चली गई और सलाम किया। इसने जवाब दिया और वसीम का पूछा कि क्या हाल है।
میں نے بتایا ٹھیک ہے، ایسا اس لیے کیا تاکہ تارا کو یاد رہے کہ میں نے اسے کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا ہے۔ تارا کی طرف دیکھا، اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ تب ہی کہا، تارا کیا بات ہے؟ تمہارا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ کہیں تمہارا پرس تو نہیں کھو گیا؟ نہیں تو، اس نے گھبرا کر کہا۔ مجتبیٰ بولا کہ اس کو پرس کی کیا پرواہ، میرا بٹوا تو ہے، بھئی ہمارے ساتھ جو لڑکی رہے گی وہ ایسے ہی موج کرے گی۔ میں نے ہنس کر تارا کا تعارف کرایا، مجتبیٰ بھائی، یہ میری فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ مذاق کرتی رہتی ہوں۔ گھر آ کر میں نے کافی سوچا کہ وسیم کو کیسے بتاؤں اور کیا کہوں، لیکن بتانا لازمی تھا ورنہ وہ دھوکے میں رہتا۔ اپنی زندگی اور مستقبل تو داؤ پر لگا ہی چکا تھا، میری خوشیاں بھی برباد ہو رہی تھی۔ جب وسیم آیا وہ سیدھا میرے پاس آیا اور بولا کہ آج ایک ضروری مسئلے پر تم سے بات کرنی ہے، امید ہے تم پہلے کی طرح فراق دلی سے ساتھ دو گی۔ کرن، تم برا نہیں مان جاؤ گی کیونکہ سنا ہے میری تمہاری منگنی بچپن میں ہوئی تھی، لیکن منگنیاں تو ہوتی رہتی ہیں، دراصل بچپن کے یہ رشتے بزرگوں کی جلد بازی کے نتیجے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم یہ باتیں مان لیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو، صاف بات کرو۔ صاف بات یہ ہے کہ کرن، میں تارا سے بہت پیار کرنے لگا ہوں اور میں نے بیوی سے بات ٹوک دی اور وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں کی شادی کیسے ہو، میں امی ابو کو کیسے مناؤں، وہ ہرگز نہیں مانیں گے۔ اگر نہ مانے تب؟ میں سوال پر سوال کیے جا رہی تھی، تب میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور پھر لوٹ کر کبھی واپس نہیں آؤں گا، یا اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لوں گا۔ وہ سخت جذباتی ہو رہا تھا، تب ہی میں نے نہایت تحمل سے کہا، وسیم سنو، میں تمہاری منگنی بچپن میں ہوئی تھی، تم اس کی فکر نہ کرو، میں خود انکار کر دوں گی اس شادی سے، لیکن مسئلہ صرف تمہارا ہے۔ میں پھر کہتی ہوں تم غلطی کر رہے ہو، کیونکہ تمہارا مخلص ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جس سے تم شادی کرو۔ کیوں، آخر کیوں، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کس جواز کی بنا پر؟ اس کا منہ لال ہو گیا، اس وجہ سے کہ وہ تمہارے علاوہ بھی دوست رکھتی ہے، میں نے کل اس کو مارکیٹ میں ایک لڑکے کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو اس لیے کہ تم میری منگیتر ہو اور نہیں چاہتی کہ کسی اور سے میری شادی ہو۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، تم میری مخلص دوست نہیں ہو سکتی۔ وسیم، خدا کے لیے میرے اخلاص پر شک مت کرو، تم جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر تارا سے نہ کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ تم سے مخلص نہیں۔ وسیم، کیا واقعی تم کو یقین ہے کہ وہ تم سے پیار کرتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ شک نہیں، یقین ہے، کیونکہ تم جتنی دیر میں اپنا کرتا بدل رہے ہو وہ اتنی دیر میں اپنا بوائے فرینڈ بدلتی ہے۔ میرا ایسے کہنے پر وسیم آپے سے باہر ہو گیا، جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ رہی ہو۔ اتنے میں دروازہ بجا، اتفاق کے دروازے پر اشفاق تھا۔ میں نے کہا، وسیم، اپنے اس دوست سے پوچھ لو کہ آج اس کے دوست مجتبیٰ کی آج کل کون گرل فرینڈ ہے۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وسیم تیزی سے باہر گیا۔ اس نے اشفاق سے کچھ باتیں کی، اشفاق نے وعدہ کیا وہ مجتبیٰ کو لے کر آتا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ آیا، ساتھ مجتبیٰ بھی تھا۔ تینوں بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ مجتبیٰ نے بتایا کہ وہ تارا کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، صرف وقت پاس کر رہا ہے، اور تارا اس سے پیار کا دعویٰ کرتی ہے، کافی گفٹ لے چکی ہے۔ میرا اس کے ساتھ شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اگر تمہارا ارادہ ہے تم کر لو، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں، تم تو میرے دوست ہو، اس لیے کہو تو اس کے خطوط اور تصویریں بھی دکھا دوں۔ میری باتوں پر وسیم کو یقین نہ آیا تھا، مگر مجتبیٰ کی باتوں پر آ گیا، اور پھر اس کے دل کا تارا سے پلٹ گیا۔ تعلق توڑنے سے پہلے وہ تارا سے ملا تھا، اس سے پوچھا کہ تم جس لڑکے کے ساتھ مارکیٹ میں گھوم رہی تھی وہ کون تھا؟ بولی، کوئی بھی نہیں، میں تو کل مارکیٹ ہی نہیں گئی تھی، تم سے کسی نے جھوٹ بولا ہے۔ بھلا کوئی چور چوری کر کے بتاتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے؟ تاہم اس کے چہرے کے تاثرات اس کے جھوٹے ہونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ بہت زیادہ گمسم رہنے لگا، اب تو گھنٹوں کمروں میں بند رہتا، مجھ سے بھی شرمندہ دکھائی دیتا تھا۔ چچی بیٹے کی اس کیفیت سے پریشان تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اچھا بھلا خوش مزاج اور زندگی سے بھرپور تھا، جب دیکھا کہ ادھر پریشان رہتا ہے، کیونکہ تارا کا گھر بہت نزدیک تھا۔ وسیم کا خیال اس وجہ سے بھٹکتا تھا، تو ماں نے اپنے بھانجے ظفر کو بلوا کر کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تم اسے اپنے گھر لے جاؤ، شاید ماحول بدلنے سے یہ صحیح ہو جائے۔ ظفر بہت سمجھدار تھا، وہ بہلا پھسلا کر اسے اپنے گھر لے آیا اور روز اس کو گھمانے لے جاتا،
اور कंपनी देता, बातें करता, जिससे वसीम के डिप्रेशन में कमी आने लगी। एक रोज जफर की बहन हुमा चाय लेकर आई। दरवाजे में वसीम से टक्कर हो गई। चाय सारी उसके कपड़ों पर गिर गई। वो घबरा गई और अपने दुपट्टे से वसीम के कपड़े साफ करने लगी। बोली, आप कमीज उतार दे, मैं अभी धो देती हूँ। वसीम ने बहुत मना किया, मगर जफर ने भी कहा कि यार, मेरे कपड़े पहन लो, इस तरह तुम्हारे कपड़ों पर दाग पड़ जाएंगे। लाचार इसने कपड़े तब्दील करके हुमा के हवाले किए, जिसने धोकर इस्त्री कर दिए। यूं वो हुमा में भी दिलचस्पी लेने लगा। एक दिन वो इसके स्कूल गया। हुमा इसको वहां देखकर घबरा गई। वसीम ने बात की तो इसकी बातों का ठीक तरह जवाब न दे सकी। इतना कहा कि खुदा के लिए यहाँ मुझसे बात न करो, किसी ने देख लिया तो बुरा होगा। इत्तेफाक से एक टीचर ने इन दोनों को स्कूल के गेट पर बातें करते देख लिया और जाके हुमा के वालिद से शिकायत की। क्योंकि वो दूर की उनके रिश्तेदार थी, इसने कहा, भाई हफीज, अपनी लड़की को संभाल कर रखो, ये तुम्हारी इज्जत खाक में मिला देगी। तभी खालू गुस्से में आ गए और हुमा की पिटाई कर दी कि बगैरत स्कूल जाती है कि लड़कों से मिल ले। बस आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। वसीम को भी बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। ये हुमा का आखिरी साल था। आज वो घर में अकेली थी और रो रही थी। वसीम को फोन करके कहा कि तुम क्यों हमारे घर आए, कि तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मेरा स्कूल छूट गया, अब तुम मुझको अपना कर इस बेइज्जती के दाग को धो सकते हो। तुम फिक्र ना करो, मैं तुमसे शादी करके इस दाग को धो दूंगा। हुमा की ढांढस बंदी। इसका ख्याल था कि वसीम के वालिद इसका रिश्ता मांग लेंगे तो लोगों की जुबानें आप ही बंद हो जाएंगी। बात घर तक आई। चचा जान आग बगोला हो गए और कहा कि मैं हरगिज इस नाखलफ की शादी इसकी खालाजाद से ना करूंगा। अगर ये अब भी बाज ना आया तो जेल में बंद करवा दूंगा। वसीम की खाला ने भी कह दिया कि हम इस अजाब में नहीं पड़ना चाहते। मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी वसीम से नहीं करूंगी। इससे बेहतर है कि कुएं में धक्का दे दूं। वसीम बहुत अफसरदा था। मैंने देखा कि अब चारों तरफ से मायूस है और इसको गमसार की जरूरत है। तब मैं उसके पास गई और कहा, मुझे मंगेतर न समझो, मैं तुम्हारी दोस्त तो हूँ। दोस्ती की खातिर मेरी बात सुन लो, तुम दुखी ना रहोगे। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द तुम्हारे मसले का हल निकल आएगा और खुदा करे तुमको कोई और अच्छी लड़की मिल जाए जिसको तुम पसंद करने लगो। फिर तुम इस मायूसी की कैफियत से निकल जाओगे और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। जाने वो क्या सोच रहा था कि अचानक ही इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, वो लड़की अब तुम ही हो और तुम्हारे साथ किसी और से शादी नहीं करूंगा। मैंने समझ लिया कि लड़कियां मतलबी होती हैं या बेवकूफ, मगर तुम जैसी सबर वाली समझदार मुखलिस जीवन साथी भुला कर भी नहीं मिलेगी। इसके मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि वो क्या कह रहा है। क्या वाकई इसने दरबदर होकर कोई अच्छा सबक सीख लिया था? मुझको तो वो कुछ समझता ही ना था। मैं इसकी जिंदगी में थी भी और नहीं भी। इसने मेरे मुस्बत वजूद को मुनफी कर दिया था। मेरे लिए इसने एक यतीम कज़न थी और इसके घर में रहा करती थी। खुदा जाने आज क्यों इसको मेरी ज़रूरत महसूस हुई और मेरी अहमियत का एहसास हुआ। इन लड़कियों के पीछे भाग भाग कर इससे क्या फल पाया, सिवाय गम और मायूसी के। इसलिए इसने सोचा कि जो मुखलिस है, इसको ठुकरा कर मैं इधर उधर क्यों भाग रहा हूँ। तभी कहता था कि वालिदैन ने ठीक इजतनाब किया है। चचा जान ने अपने एक दोस्त को कहकर इसको मुलाजमत दिलवाई और फिर मेरी शादी इसके साथ हो गई। शादी के बाद मैंने इसको बीए मुकम्मल करवाया, खुद बीएड किया और एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। आज हम खुशो खरम जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी तारा और हुमा का जिक्र आ जाता है तो वसीम परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, दोस्त तो तुम हो, असली दोस्त। इनसे यूं ही मिलता था, बस तुमको आजमा रहा था। मुझको पता था कि तुम आजमाइश में पूरी उतरोगी। तुमको पता है वसीम के दोस्तों को आजमाया नहीं करते। अगर मैं इस आजमाइश पे पूरी ना उतरती फिर भी हमारी शादी हो जाती, क्योंकि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। हाँ वाकई, वसीम ऐसे कहते हुए देखकर हंस देते हैं।